आप सब ठीक हैं, कुशल मंगल से हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो नमस्कार दोबारा से आप सबको। एंड मैं सबका बहुत थैंक्स करती हूँ। आप सब टाइम दिया, आप सब ने टाइम दिया और मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। देखिए, जो हमारी विमेन हेल्थ रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट है, ये बहुत अच्छे से काम कर रही है और पूरी कोशिश है कि जो हमने अपने गोल्स सेट करे हैं हम उसको पूरा करें। आप सबके सहयोग की बहुत ज़रूरत है ताकि हम इसको पूरा कर सकें। अभी हमने जून से एक वेबिनार शुरू किया था, जो हमारा योगा डे के टाइम पे हमने इसको थोड़ा सा कंटिन्यू किया था, बट इसका रिस्पांस इतना अच्छा आया कि हमें इतने मैसेजेस आए, इतने मुझे फ़ोन कॉल्स भी आए कि उन्होंने बोला कि आपने जो इनिशिएट लिया है इसमें आपने मल्टीपल स्पीकर्स बुलाए, जिसमें हमने ज़्यादातर ऐसे स्पीकर्स बुलाए जो ऑलरेडी प्रोफेशनली इस फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और बहुत एक्टिव हैं। उन लोगों को हमने इसमें अपने साथ ऐड किया और बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए। अब कई मतलब एक दो लोगों के तो व्यूअर्स बहुत अच्छे निकले, मीन एक के तो 5500 ऑन द स्पॉट थे। लोगों ने इतना पसंद किया। मैं आप सबका तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमने एक मुहिम सी जो शुरू करी थी आप सबके सहयोग से, वो इतनी आगे बढ़ी। फिर इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा और आगे लिया, फिर हमने मल्टीपल स्पीकर्स बुलाने शुरू करे। हमने अपने इस स्टेज से ओपनली सबको बोल रखा है कि ये एक ऐसा मंच है जिसमें जो भी चाहे एक्सपर्ट है, अपनी एक्सपर्टीज़ अगर शो करना चाहते हैं तो वह हमारे पास आएँ, हमें मैसेज करें, डेफिनेटली हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे जिसमें हर किसी के साथ, जिसमें हर कोई अपने साथ कोई एक्सपर्टीज़ है उसकी किसी फील्ड में। ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्थ के फील्ड से हो, किसी दूसरे फील्ड के भी हों तो भी हम ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं। जिसमें अभी हमारे मल्टीपल लेक्चर्स हुए, जैसे पहले तो हमारे योगा एंड हेल्थ से रिलेटेड हुए, फिर हमने इसमें एंटरप्रेन्योर्स को भी बुलाया और उन्होंने बहुत अच्छे मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आए और एक लैंग्वेज के ऊपर भी हमने स्पीकर्स बुलाए जो बहुत ही बढ़िया रहा इसके अंदर। तो इस तरीके से हमारी जर्नी आगे बढ़ती जा रही है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी, इसके बारे में मैं बोलने से पहले आप सबको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। उसके साथ साथ ही हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, जिसके अंदर हमने एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है जिसे हम गर्भ संस्कार कहते हैं। हम ये प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं और बड़े अच्छे लेवल पे लॉन्च कर रहे हैं। डॉक्टर सुभद्रा हैं जो MS हैं, MD हैं गायनी के अंदर, स्पेशली प्रसूति तंत्र मीन्स प्रेगनेंसी की वो एक्सपर्ट हैं। तो हम उनके साथ ये गर्भ संस्कार का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के फॉर्म्स रखे गए हैं। 2 लेवल्स हैं इसके अंदर। एक प्रेगनेंसी से पहले का भी एक, जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन, आपका फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लेवल का डिटॉक्सिफिकेशन है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का प्रोसेस रखा हुआ है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। अरोमा थेरेपी है, म्यूज़िक थेरेपी है, ज्योतिष भी है, डांस भी है, योगा भी है, मेडिटेशन भी, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड कर रखी हैं। देखिए, पूरा स्पिरिचुअल प्रोसेस होगा जो माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है, और फिर पोस्ट प्रेगनेंसी का भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो ये तो रही हमारी आने वाली प्रोग्राम्स का, मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब मैं मेरा लेक्चर शुरू करती हूँ। सब लोग डेस्परेटली वेट भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर 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 इंद्रजीत जी। चलिए कम ऑन, शुरू करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी है क्या, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज़ है, एक 9 मंथ्स का फेज़ है, जिसमें एक लेडी अपने अंदर एक ऐसे ही अपने ही जैसे एक बॉडी को बनाती है। कहने का मतलब ये, देखिए, मारने की शक्ति सबके पास होती है, लेकिन पैदा करने की शक्ति हर किसी के पास नहीं होती। ये बहुत बड़ा गॉड का, हमारा भगवान का गिफ्ट है हर लेडी को। हर लेडी में एक पावर दे रखी है कि वो किसी जीव को इस पृथ्वी पर लेकर आ सकती है। तो इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल प्रोसेस।
और हम इसको बहुत स्पिरिचुअल तरीके से देखते हैं। और देखिए इसके अंदर ये जो प्रोसेस शुरू होता है LMP से शुरू होता है, लाइक लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से ये काउंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कंसेप्शन कब हुआ कोई नहीं जानता। तो लास्ट LMP पीरियड से इसकी शुरुआत हो जाती है, जिसमें ये प्रोग्राम 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तीनों फेजेस के अंदर 3 मंथ्स इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें जो पहले 3 महीने होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी की फाउंडेशन बनती है। फाउंडेशन बोले जैसे किसी बिल्डिंग की हम फाउंडेशन डालते हैं, ऐसे ही बेबी की फाउंडेशन तैयार होती है। तो इसके अंदर जो हमारा जो लेडीज़ में जो चेंजेस आते हैं, लाइक कॉमन कंप्लेंट्स होती है, नाउजिया, मॉर्निंग सिकनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स लेडीज़ को फेस करनी पड़ती हैं। बेसिकली ये सारी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से होती हैं। अब सेकेंड फेज में क्या होता है, फाउंडेशन तो हमारी रेडी हो गई है, अब उसके ऊपर अब हमने बिल्डिंग तैयार करनी है। अगर आपकी फाउंडेशन रेडी है तो नो डाउट बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग बनेगी। कहने का मतलब ये है कि फाउंडेशन आपने स्ट्रांग तो रखी नहीं, फिर आप ऊपर लग्जूरियस आइटम इतने सारे लगा देते हैं, तो फिर वो बिल्डिंग कैसे स्ट्रांग होगी। तो वो उसको बिल्डिंग बनने का प्रोसेस हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू हो जाता है, जो टिल डिलीवरी तक होता है। डिलीवरी जो नॉर्मली 40 वीक्स के बाद हो जाती है, डॉक्टर्स 38 वीक्स के बाद, मतलब 37 वीक के बाद अलाउड होता है कि डिलीवरी की जा सकती है। तो ये हमारा प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है। अब इसमें एक आता है कि व्हाट इज इक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए इक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बच्चे का जो इम्प्लांटेशन होता है, मींस वो यूट्रस से बाहर हो जाता है कहीं पर भी, तो उसमें क्या होता है, बेबी वहीं ग्रो करता है। तो ऐसे केस या तो देखिए ऐसे केसेस में या तो बेबी सरवाइव नहीं कर पाता, ठीक है। अगर बेबी सरवाइव करता भी है तो उसे ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है, मींस मेडिसिन के थ्रू उसका मतलब बेसिकली अबॉर्शन कर दिया जाता है। और ऐसी प्रेगनेंसीज को नॉर्मली नेचर भी किल कर देती है, क्योंकि जब वो सपोज अगर किसी का कंसेप्शन फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो गया, और फेलोपियन ट्यूब बहुत बहुत पतली सी होती है, राइट। जब वो उसके अंदर ग्रो करेगा तो उसकी भी एक अपनी कैपेसिटी होती है एक्सपैंड करने की, जिसमें लेडीज कंप्लेन करती हैं कि उनको एक साइड पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत हो रहा है। और वो अगर अपना टेस्ट भी कराते तो सारे टेस्ट पॉजिटिव आते हैं कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, बट कुछ टाइम के बाद जब अल्ट्रासाउंड होता है तब पता लगता है कि यूट्रस में तो बेबी है ही नहीं, तब पता लगता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो ऐसे केसेस में उनको अबॉर्ट करके निकाल दिया जाता है ऐसे बच्चों को। तो अब सवाल हमारे पास ये आता है कि नॉर्मली इक्टोपिक प्रेगनेंसी किन केसेस में सबसे ज़्यादा होती है, किन किन केसेस में सबसे ज़्यादा होती है। देखिए नॉर्मली लेट प्रेगनेंसीज के अंदर जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड माना गया है अर्ली 20s में होता है, 100% होते हैं कंसेप्शन के। लेकिन आजकल लोगों सब करियर माइंडेड हैं, मैरिजेस लेट हो रही हैं, फिर करियर को भी टाइम देना होता है, करते करते 35 तक तो पहुंच ही जाते हैं, फिर जाके बेबी प्लान की बात आती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन ऐसा भी है जो लोग इस दौरान, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों, अगर वो कपल अगर अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करें, लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना लें, एक्टिव लाइफस्टाइल लें, जंक फूड, फैटी फूड ये सारे थोड़े अवॉइड करें, और अच्छा खाना, सात्विक खाना लें, होममेड खाना इज़ द बेस्ट खाना। ये खाना अगर वो लेना शुरू करते हैं अपने प्रॉपर अलग अलग डाइट में। देखिए एक चीज़ है, बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ योगा थेरेपिस्ट, और उसके साथ साथ मैं एक नेचुरोपैथ भी हूँ। तो मैं सप्लीमेंट्स को मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। बीइंग अ नेचुरोपैथ मैं इतना बोलूँगी, डाइट, हमारी इंडियन डाइट के अंदर सारा कुछ न्यूट्रिशंस एंड सारे कुछ हमारे डाइट में भरे पड़े हैं। बस ज़रूरत होती है एक वेजिटेरियन को अपने डाइट को बैलेंस करने की, लाइक जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, वो कैसे करें। तो अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस करके करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस होते नहीं हैं, क्योंकि 20s में जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से सिक्रेट कर रहे होते हैं। उस टाइम पे
100% चांसेस होते हैं। जैसे जैसे 25 में आते हैं परसेंटेज डाउन होती है, 30s में आने के बाद 50% हो जाती है और फिर धीरे धीरे रेशो डाउन होने लगती है। बट अगर इस दौरान गर्ल्स फॉलिक एसिड ज़्यादा लें, लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, फ्लैक्स सीड्स लें, सिजमिक सीड्स लें, चिया सीड्स लें, ये अपने डाइट में डालें तो बहुत ज़्यादा, बहुत उनके अंदर से जो कहते हैं फर्टिलिटी को जो बढ़ाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑलरेडी हो जाते हैं। दूसरी बात, जो लोग जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, बेसिकली जंक फूड में वो फूड भी इंक्लूडेड होता है जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, लाइक टेट्रा पैक वाले पैक्ड फूड की भी बात हो रही है। तो आज मतलब एक केस तो मेरे पास प्रेगनेंसी का ऐसा आया था कि उनको हमेशा ये लगता था कि जो पैक्ड फूड है सबसे बढ़िया फूड होते हैं, वो प्रेगनेंसी में सिर्फ टेट्रा पैक डब्बा बंद वाले मतलब प्रोडक्ट से यूज़ करते थे। उनको लगता था अगर हम बाहर से ले लें तो वो बहुत अनहाइजीन होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बाहर के लोकल फ्रूट सबसे बढ़िया होते हैं। कहने का मतलब आजकल एक बहुत अच्छा सिनेरियो आया है कि चलो जी हमने बड़े ड्रैगन फ्रूट खाना है, कीवी खाना है, बाहर से अपने स्पेशली अमेरिकन एप्पल्स आ रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड के एप्पल्स आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, तो सोचते हैं इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं क्लियर, बिकॉज जहाँ हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारी नेचर बहुत बड़ी, हमारी मदर है, और एक मदर को पता है उसके बच्चे को क्या क्या चाहिए। जहाँ पे जो इंसान पैदा होता है उसके आसपास उसकी बॉडी को जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो जो उसको चीज़ें चाहिए, वो उसके आसपास ही नेचर उगा देती है। कहने का मतलब कि आपको लोकल फ्रूट्स एंड लोकल वेजिटेबल्स पे फोकस करना चाहिए। अगर लोकल फ्रूट्स एंड लोकल वेजिटेबल्स पे करेंगे तो वो आपके मतलब आपके जैसे कहते हैं ना, बॉडी की जो प्रकृति होती है उसके हिसाब से आपकी बॉडी में वर्क करते हैं, जिसमें आपको जो डेफिशिएंसीज के चांसेस नहीं होते। अब एक आया था मेरे पास जलंधर से केस, तो उनका ये था कि वो किसी डाइटिशियन से कंसल्ट कर रही थी प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो कंसल्टेशन चल रही थी और वो डाइटिशियन ने प्रॉपर उनको एक डाइट प्लान बना के दिया। डाइट प्लान में पूरा बताया कि आपको इतने बजे ये खाना है, इतने बजे ये खाना है, इतने बजे फ्रूट खाना है, इतने बजे दिस एंड दैट, ये सब करना है। तो उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई, लाइक कुछ इन्फेक्शन हो गया था पेट में, ऐसे कुछ करके कुछ था, और फ्लेक्सिबिलिटी का थोड़ा इशू आ रहा था। तो मेरे कॉन्टैक्ट में आया कि हमने इस तरीके से, आप मुझे योगा एंड सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है तो आप मेडिटेशन कराइए। जब मैंने उनसे डाइट का पूछा, डाइट का बताया ये ले रही हूँ, तो फिर मैंने उनसे यही कहा कि प्लीज़ आप लोकल फ्रूट्स लो, और एज सच प्रेगनेंसी में कोई डाइट होती है बट इस तरीके से नहीं होती कि आपने इतनी चपाती खानी है, इतना ये खाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक बैलेंस डाइट लो, अपनी डाइट को बैलेंस करो और अपने जो आपका फूड है उसको मॉडिफाई करके लो। बट एज यू नो कि जिसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है तो फिर वो बैठ ही जाती है। तो वो माने नहीं, उन्होंने ठीक है हमारे साथ योगा भी किया हमारी ट्रस्ट के साथ, और फिर साथ में अपना डाइट भी करते रहे। और जब वो 8.5 month मीन्स 3rd लेवल का जब उनका अल्ट्रासाउंड हुआ, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ, टेस्ट वगैरह हुए, तो उनकी हीमोग्लोबिन में की डेफिशिएंसी आ गई। इतना डाउन आया हीमोग्लोबिन कि उनको इंजेक्शंस लगे हीमोग्लोबिन के, एंड ब्लड भी थोड़ा चढ़ा। तो फिर उनको तब बोला कि नहीं, आपको नहीं लेना चाहिए था। लेकिन पता नहीं, कुछ लोगों के माइंड थोड़ा अलग ही, माइंड सेट अलग ही होता है कुछ लोगों का। उन्होंने किया ठीक है नहीं करेंगे। लाइक जब वो पोस्ट प्रेगनेंसी में आई तो उन्होंने फिर से डाइट प्लान ले लिया कि मुझे वेट लॉस करना है। जबकि प्रेगनेंसी के अंदर वेट लॉस करना बहुत ईजी होता है अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे हो। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हमारे जब बेबी सक करता है उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं स्टमक के अंदर, और मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ हमारे ऐसे हार्मोन सिक्रेट करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वर्कआउट कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वर्कआउट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है वर्कआउट आपने किया, आप उससे थक गए। एक वर्कआउट ऐसा होता है आपने किया, आप थके तो सही बट आप सबकॉन्शियसली बड़े रिलैक्स हुए। तो ऐसे कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रेट होते तो वो थोड़े हाइपर साइड के हैं, बट वो हमारी सिक्रेशन उनका बहुत अच्छा माना जाता है। तो ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग ये कुछ हार्मोन्स हमारे सिक्रेट होते हैं जिसमें वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। कहने का मतलब जब तक आप ब्रेस्ट फीड कराओगे तब तक आपके पास उतना टाइम पीरियड है वेट लॉस का, और जिस दिन ब्रेस्ट फीडिंग रुकी उस दिन के बाद से वेट लॉस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो हार्मोन्स ही बंद हो जाते हैं।
और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जो लोग इस चक्कर में कि हमारी बॉडी की शेप खराब हो जाएगी, इस चक्कर में कई लेडीज़ ब्रेस्ट फीड ही नहीं कराती हैं, वो बहुत बड़ा ब्लंडर करती हैं। अपने साथ तो करती ही करती हैं, बेबी के साथ भी करती हैं, जिसमें इतना उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जो आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर तक बॉडी में कर सकती है। और नो डाउट बच्चे के अंदर दूध नहीं जाएगा मम्मा का, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी, उसकी आई साइड वीक हो जाएंगी, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होगा, अंदर कोई ना कोई डिस्फॉर्मिटीज है उसको आने लग जाएंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ब्रेस्ट, और ये सबसे बड़ा मिथ होता है कि अगर हमने नहीं किया, करवा दिया तो शेप है, सबसे मतलब मैं बोलूँगी सबसे बकवास चीज़ है। क्योंकि मेरी खुद की 2 डिलीवरीज हो गई हैं। हर डिलीवरी, मेरा जो पहला बेबी था 3.5 की थी मेरी डॉटर, दूसरा मेरा जो बेटा था वो 4 kg का था, और मेरा वेट भी अच्छा खासा पुट ऑन किया था। एक में मतलब 20+ और दूसरे में 25+ मेरा वेट पुट ऑन हुआ था। बट उसके बाद भी मैंने पूरा वेट लॉस किया और प्रॉपर हठ योग की प्रैक्टिस से किया। और ऐसा मैंने जो बुक्स में पढ़ा, मैंने मेरी बॉडी में ये फील किया कि डिलीवरी के बाद जब लेडी दोबारा से अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में आती है तो वो पहले से और ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है, और उसकी शेप पहले से बहुत अच्छी हो जाती है। तो थोड़ा बहुत तो होता है, मदरहुड है, थोड़ा बहुत तो स्टमक पे थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। बट अगर आप रेगुलर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं हठ योग की, तो ऐसे जाने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं जो टेयर कर देते हैं स्किन को, लाइक कुछ तो स्ट्रेच मार्क्स लाइट स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, थोड़ा जब स्किन एक्सपैंड कर रही होती है उस टाइम पे, जब स्किन खिंचती है तब कुछ स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, जो आप प्रॉपर वर्कआउट अगर अच्छे करें, जैसे हमारे आसन होते हैं जिसमें धनुरासन बहुत अच्छा है, हलासन बहुत अच्छा है, वृश्चिक आसन बहुत अच्छा है, और साइड ट्विस्टिंग में मरकट आसन बहुत अच्छा है। ऐसे पूरी सीरीज। और सबसे बढ़िया अपना वर्कआउट है यौगिक कार्डियो वर्कआउट, जिसे हम सूर्य नमस्कार कहते हैं, वो तो ड्रास्टिकली वेट लॉस करता है। तो ये सारे सेट, इनकी एक सीरीज बनाई जाती है प्रॉपर, बहुत साइंटिफिक तरीके से। अगर ये सीरीज बना दी जाती है तो उसमें वेट लॉस आसानी हो जाती है। देखिए, ये सिंपल वाले स्ट्रेच मार्क्स चले जाते हैं। दूसरे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं स्किन को टेयर कर देते हैं, मतलब स्किन को फाड़ देते हैं। तो बेसिकली क्या, नॉर्मल स्किन होती है और एक ड्राई स्किन होती है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स के चांसेस होते हैं ड्राई स्किन में और नॉर्मल स्किन में। जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको स्ट्रेच मार्क्स इतने आते नहीं, अगर आते भी हैं तो वो बहुत जल्दी चले जाते हैं, मतलब जो मैंने बताया प्रॉपर वर्कआउट से, टाइटनिंग टोनिंग से चले जाते हैं। लेकिन ड्राई स्किन में क्या होता है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जब वो प्रेगनेंसी ग्रो करती है, बेबी ग्रो करता है, वो धीरे 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 स्ट्रेच होकर फट जाती है, तो व्हाइट कलर के स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं, बहुत मेजर स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। तो जहां पे स्किन कटती है तो ऐसे स्ट्रेच मार्क्स नहीं जाते हैं, दूसरे टाइप के स्ट्रेच मार्क्स चले जाते हैं। तो जिनको ये भी कंसर्न रहता है कि भाई बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे, तो ये सब भी नहीं होता। प्रॉपर अगर सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस की जाए तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बॉडी के अंदर। और जैसे ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एक कॉम्प्लिकेशन होता है बॉडी के अंदर। बेसिकली अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे गर्भ योग की, और जो भी मैंने प्रोग्राम बताया गर्भ संस्कार की, तो उसमें इस तरीके से हम करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस ना हो, और कंसेप्शन हेल्दी कंसेप्शन हो, और वन टाइम कंसेप्शन हो। क्योंकि देखिए, कंसेप्शन होना इट्स अ 2-way प्रोसेस, राइट। वो मेल और फीमेल दोनों का पार्ट है इसके अंदर। और आजकल देखिए, थोड़े से हमारे व्यूअर्स, मेल व्यूअर्स भी हैं, तो प्लीज़ मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। ये बहुत कड़वा सच है जो सबको जानना चाहिए। नॉर्मली अगर प्रेगनेंसी का केस आता है तो लोगों में बस यही रहता है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वैसे भी अपनी इंडिया, तो लगता है कि लेडी में ही प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है, कई बार लेडी ठीक होती है, मेल में प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मेल आजकल, पहले फीमेल इनफर्टिलिटी का रेशियो बहुत हाई था, लेकिन अब उसके साथ साथ मेल इनफर्टिलिटी भी बहुत हाई निकल गई है, जिसमें बहुत सारे कॉजेज होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के भी। तो थोड़े बहुत मैं आज हल्का फुल्का थोड़ा टच करना चाहती हूँ, बिकॉज आप थोड़ा सा अगर अपना थोड़ा मॉडिफाई करेंगे थोड़ा बहुत अपने लाइफस्टाइल को, ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जो लोग हमारे आईटी फील्ड से हैं,
बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंप्यूटर को अपने लैप में रखते हैं। उनसे बोलो भाई लैप में क्यों रखते हो, वो कहते हैं जी लैपटॉप है, लैपटॉप मीन्स लैप पे रखने वाला टॉप है, तो हम तो उसको लैपटॉप को रखेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए ये तो इस पर काफ़ी रिसर्चेस हो चुकी हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स की जो टेम्परेचर होता है वो नियर अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस या उससे डाउन होता है। तो इस चक्कर में क्या, और जो लैपटॉप में जो हीट जनरेट होती है वो बहुत हाई होती है, तो उससे क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे रखने से तो वो स्पर्म्स को किल कर देती है या फिर उनकी क्वालिटी खराब कर देती है। तो कई बार क्या होता है, जैसे स्पर्म की टेल होती है, पीछे आगे हेड होता है, पीछे टेल होती है। दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है स्वेलिंग, मीन्स टेल स्वेल करने लग जाती है। तो एजुकेशन के टाइम पे स्पर्म स्विम ही नहीं कर पाते, जिस वजह से पेनिट्रेशन हो ही नहीं पाता, तो कंसेप्शन रुक जाता है। तो इसमें फीमेल का कोई इशू नहीं है, राइट। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं। तो अब इसका प्रिकॉशन कैसे ली जाए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई हम फिर लैपटॉप का यूज़ ना करें। नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग लैपटॉप का अच्छे से यूज़ करिए, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बट अपनी लैप में रख के नहीं, या तो लैपटॉप की टेबल यूज़ करिए, या फिर अगर टेबल नहीं है तो कोई वुडन चीज़, या फिर जो गत्ते वाले रजिस्टर होते हैं, गत्ते वाले रजिस्टर्स वो 1 या 2 रखकर आप अपने लैप में रख सकते हो, उसके ऊपर लैपटॉप रखिए। इसके साथ साथ देखिए प्रेग्नेंट लेडीज भी करती हैं, जो हमारे आईटी फील्ड से आती हैं, वो भी अपने लैप में रखती हैं। मैडम थक जाते हैं, पूछो तो ये बोलते हैं मैडम थक जाते हैं, बार बार उठना बैठना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैम इस बेटर के हम अपने लैप में ही रख लेते हैं, पलंग पे लेटे हुए हैं और बैठकर लैप में रख देते हैं, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है। बेसिकली क्या होता है, वही बात आ जाती है कि आप उसको अपने लैप में रख रहे हो तो इसका इफेक्ट बेबी पे भी जाता है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है। जब मैंने मेरी बुक में जब मैं 2015 में मेरी फर्स्ट बुक आई है योगा फॉर प्रेगनेंसी की, तो मेरी जो फर्स्ट डिलीवरी 2012 में हुई, तो मैं 11 में मैं प्रेग्नेंट थी, तो उसी दौरान मैं ये बुक लिख रही थी। तो जब मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आया कि प्रेगनेंसी में लैपटॉप रखने से प्रॉब्लम होती है, तो मैंने वो मेरे ऊपर ट्राई करके देखा कि एक बार मैं भी करती हूँ। बुक में तो पता नहीं क्या क्या लिख देते, एक बार हम भी ट्राई करके देखते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैंने मेरी लैप में रख के लैपटॉप पे काम करना शुरू किया, तो 3 से 4 मिनट के अंदर ही मेरे को पूरे वूम के अंदर बहुत ज़्यादा हीट फील हुई। मतलब मुझे फील होने लग गया कि मेरा इतना बड़ा वूम है और उसमें बिल्कुल हीट जनरेट हो रही थी। तो फिर मैंने उसके मतलब लैपटॉप और मेरे बीच में, लेकिन हाँ मैंने लैपटॉप मेरी मतलब लैप में था, तो फिर पहले मैंने उसको लैप से हटाकर बिल्कुल टेबल पे रखा, टेबल पे थोड़ा सा बट नज़दीक करके रखा था, दूर नहीं किया था, नज़दीक ही था। तो अब वो धीरे धीरे वो हीट मेरे बढ़ते जा रही थी, वो मतलब थोड़ी बहुत उससे इम्प्रूवमेंट तो आई थोड़ा दूर के, बट फिर भी मेरे को फील हो रही। तो फिर मैंने पहले उसके ऊपर एक तकिया रखा, लाइक कुशन, कि क्या होता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने प्रॉपर गत्ते का रजिस्टर रखा, तब जाके, और 2 रजिस्टर रखे मोटे मोटे, तो फिर उसके बाद से वो हीट आनी बंद हो गई। तब मुझे पता लगा कि हाँ ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि इसमें ये चीज़ आती है। और फिर इससे रिलेटेड हमने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े, कुछ रिसर्चेस भी हुई हैं, वो रिसर्चेस पढ़ी तब जाके पता लगा कि यस इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और ये जो मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करने वाली हूँ, ये केस है मेरा 2014 का केस है ये। तब मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, वो आईटी फील्ड से ही थी, तो उनके साथ सेम यही थी। तो मैंने उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि नहीं प्लीज़ आप ऐसा मत करो, इसमें प्रॉब्लम आएगी, बट उन्होंने माना नहीं, उन्होंने किया। फिर समहाउ मैं मैंने ट्रैवल किया था, मैं मुंबई चली गई थी, वापस आई तो फिर मैंने उनको कॉल करके पूछा, तो 1-2 बार उनका रिप्लाई नहीं आया, कि जब मैंने बेबी से रिलेटेड पूछा। तो मेरी एक और स्टूडेंट थी, वो उनकी नेबर थी, तो उन्होंने बताया कि उनका अबॉर्शन हो गया है 7th मंथ के अंदर। तो अब मैं ये इस बात की मैं डैम श्योर नहीं हूँ कि हाँ मतलब इस वजह से हुआ है, बट हाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये कॉज कुछ ना कुछ तो इसका था इसके अंदर, क्योंकि वो नॉर्मली लैब पे ही रख के करती थी, और जो वो पूरा मतलब बैठे हैं और आईटी और अपना ऑफिस का काम करती थी, 1, 2, 3, 4 घंटे तक ऐसे ही बैठ रही थी। मतलब अगर पीछे सपोर्ट लिया तो भी लैपटॉप उनके लैप में ही रहता था। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है
तो बेसिकली वही मैं कह रही थी कि, और एक और है, देखिए बेसिकली मैं इस फील्ड में पूरे 15 ईयर्स से हूँ, तो मल्टीपल केसेस आते हैं। तो एक और केस आया जिसमें थोड़ा अच्छी फैमिली से है। अब होते हैं कुछ आजकल बच्चे थोड़े जिद्दी टाइप के होते हैं तो मतलब मैंने बोला, ऐसी बात चली कि देखिए अब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है, और वैसे भी उनको थोड़े ना क्रैम्प्स वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी, और हंच भी था बैक में। तो मैंने उनसे बोला आप नीचे कुशन रख के बैठो, कुशन रख के बैठोगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। वो कहते अभी मैम मैट भी बिछा रखा है, इतना मोटा मैट, अब इसके ऊपर कुशन भी रखूं और उस पर भी बैठूं, नहीं नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं बैठ सकती। मैंने कहा नहीं नहीं आप बैठो, आपको बैक पेन है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जिसका माइंड सेट नहीं सुनना, तो उन्होंने बैठे ही नहीं वो। फिर उसके बाद इतना ज़्यादा बैक पेन बढ़ गया कि बेड रेस्ट बोल दिया डॉक्टर ने। फिर और जबकि वो स्पोर्ट्स के फील्ड की हैं और बहुत अच्छे से, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत मतलब एक्टिव लेडी, बट ये छोटी मोटी प्रिकॉशंस करी नहीं, जिस वजह से प्रॉब्लम हो गई और धीरे धीरे वो शटिका में कन्वर्ट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसीज में आ जाती हैं, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है और इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि अगर कोई अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है, आज सिचुएशन ही ऐसी है कि सेंटर्स बंद पड़े हैं, हमारे भी सेंटर्स बंद पड़े हैं, हम भी ऑनलाइन क्लासेस ही कंडक्ट करा रहे हैं, सब कोई ऑनलाइन ही करा रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है यार हम ऑनलाइन क्यों करें, इट्स बेटर कि क्यों ना हम किसी यूट्यूब पे या कहीं और हम अपना इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। जबकि मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगर कोई यूट्यूब पे किसी ने अगर वीडियो बनाया है तो उसने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू उसका है कि हाँ भाई अगर मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड बनाया है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे पेल्विक फ्लोर का मुझे वर्कआउट कराना है, वो पेल्विक फ्लोर का वर्कआउट करा रहे हैं। अगर कोई प्लेजेंटा प्रेविया की किसी को प्रॉब्लम, मीन्स लो प्लेजेंटा की प्रॉब्लम है, तो उसके बेबी बैक बर्स्ट होने के चांसेस हैं। किसी को लोअर बैक की शिकायत है या इन बिटवीन कोई मसल पुल हो जाए या कोई कॉम्प्लिकेशन आए, तो फिर कोई इसको देख नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है कि जो यूट्यूब से देख के करते हैं। यूट्यूब से अगर देखने का मन है तो आप मेडिटेशन करो। ब्रीदिंग में भी देखिए, ब्रीदिंग को लोग बहुत रैंडमली लेके चलते हैं, बहुत मतलब जब जो हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है। देखिए मैंने अभी हाथ हिलाया, मेरा एक मैकेनिज्म है, उसने मेरे को एक ऑर्डर गया जो मेरी नर्व्स लेकर गई, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ऊपर पहुंची ब्रेन में। ब्रेन ने तब तक मुझे बोला कि नहीं अब आप एक उसने सजेशन, एक हार्मोन सिक्रेट किया, एक सजेशन गया कि आप हाथ पीछे कर लो क्योंकि आगे गर्म चीज है। तो ये एक हार्मोन्स का काम होता है। तो ऐसे ही प्रेगनेंसी में भी हमारे हार्मोन सिक्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल बॉडी में जो सिक्रेशन हो रहा होता है, अगर हार्मोन डबल सिक्रेट करते हैं या ट्रिपल सिक्रेट करते हैं अपने लेवल से, तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। कई बार चक्कर आना, गैस, एसिडिटी, किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाता है। लेकिन आप प्रेगनेंसी में देखिए जो हार्मोन्स होते हैं 100 टाइम्स हाइयर सिक्रेट करते हैं, मतलब नॉर्मल लेवल से 100 टाइम्स हाइयर। तो सोचिए एक प्रेग्नेंट बॉडी के अंदर क्या चल रहा होगा, बॉडी में बॉडी तैयार हो रही है। तो ऐसे केसेस में अगर आप, और जो हमारी बॉडी जो फंक्शन करती है, हमारी बॉडी ने फंक्शन किया, ये सजेशन किया, तो ये हमारे हार्मोन्स कर रहे हैं। और जो हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट हमारे स्केलेटन सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, मस्कुलर सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम पे, एंडोक्राइन, सब पे काम करते हैं, राइट, इस पे काम करते हैं। लेकिन जो आसन्स होते हैं, जब आप उसको ब्रीदिंग के साथ करना शुरू करते हो, प्रॉपर अपनी यौगिक थेरेपेटिक फॉर्म में जब आप काम करना शुरू करते हो, मैं कार्डियो वर्कआउट की बात नहीं कर रही, यौगिक कार्डियो इज अ सूर्य नमस्कार, बट जो नॉर्मल कार्डियो। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, योगा के साथ साथ उसके अंदर नॉर्मल कार्डियो एक्सरसाइजेस घुसा दी, जबकि योगा है नहीं, वो कार्डियो, योगा के नाम पे कार्डियो एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो अब मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं प्योर योगा की बात कर रही हूं कि आप प्योर योगा के जो अपने आसन्स हैं, वो अगर आप ब्रीदिंग के साथ करते हो तो उसका इफेक्ट आपके फिजिकल लेवल पे तो आता ही है, आपके मेंटल लेवल पे भी आता है, आपके हार्मोनल लेवल पे भी आता है। तो इसके साथ साथ अब आती है बात ब्रीदिंग की। जब हम ब्रीदिंग करते तो ब्रीदिंग भी इस तरीके से काम करती, बट हमारी ब्रीदिंग का डायरेक्ट कनेक्शन हार्मोन्स के साथ होता है। देखिए हार्मोन्स कैसे सिक्रेट करते हैं, आपने इनहेल किया, एक्सहेल किया, ध्यान लगा के,
तो उसके अकॉर्डिंगली जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे कुछ हार्मोन सिक्रेट एक फ्लो में सिक्रेट कर रहे होते हैं, उसी लेवल से हमारे हार्मोन एक्सहेलेशन के साथ फ्लोट कर रहे होते हैं। तो अब क्या होता है, अगर इस केस के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ देती हूँ, जैसे हम किसी डॉग को देखते हैं, वो जोर जोर की सांस भरता है, जोर जोर की सांस भरता है, तो उसके हॉर्मोन्स जल्दी 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 होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, उसके अंदर वो बहुत हाइपर होता है, ठीक है, और जल्दी जल्दी रिएक्ट करने वाला होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एनिमल वही होता है, क्योंकि उसकी ब्रेथ रेट बहुत ज्यादा होती है। और अगर मैं दूसरी बात करूं, लाइक हम काऊ की बात करें, काऊ की ब्रेथ रेट बहुत स्लो होती है, तो उसका रिएक्शन जो वो रिएक्ट करती है वो जल्दी रिएक्ट नहीं करती। लाइक किसी ने मारा तो वो तुरंत मारेगी नहीं, वो चुप रहेगी, क्योंकि उसकी ब्रेथ लंबी है। इसी तरीके से क्या है, अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, जिन लोगों की ब्रेथ शॉर्ट होती है, जल्दी जल्दी इनहेल किया, जल्दी जल्दी एक्सहेल किया, जिनकी होती है, वो लोग बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं। उनके अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं, देखिए स्ट्रेस क्रिएट करने वाले हार्मोन हम नहीं कहेंगे, वो ऐसे हार्मोन होते हैं बॉडी में एनर्जी क्रिएट करते हैं। एनर्जी क्रिएट करने वाले हार्मोन सिक्रेट करते हैं, बट जब एक लिमिट में रह के सिक्रेट करेंगे तो बॉडी के लिए अच्छे। जब ये बियॉन्ड द लिमिट जाते हैं तब वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे उनको रिएक्शंस बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर, और वो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करने लगते हैं। जिसका इफेक्ट क्या आता है, अगर वो योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को मसल पुल, क्रैम्प्स, स्पेजम, लिगामेंट टेयर, मसल टेयर जल्दी होते हैं, ट्विस्टिंग्स जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। और अगर ऐसे लोगों को हम शवासन भी कराते हैं तो वो शवासन कर ही नहीं पाते, मेडिटेशन कर ही नहीं पाते, वो हिलते डुलते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है आंखें खोल के देखने लग जाते हैं कि अच्छा ये बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा ये, अरे मेरा क्यों नहीं लग रहा ध्यान, और डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। ऐसे भी हमने योगा क्लासेस में स्टूडेंट्स देखे हैं। तो ये सारे होते हैं हॉर्मोन्स जिनके ब्रेथ रेट ज्यादा होती है, और दूसरे होते हैं जिनकी ब्रेथ रेट डाउन होती है। तो अब इसमें क्या होता है, जो गहरी लंबी सांस भरते हैं, गहरी लंबी सांस छोड़ते हैं, प्रॉपर प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में एग्रेसिव प्राणायाम की सीरीज भी है, नॉर्मल प्राणायाम की भी सीरीज है। जब वो इस तरीके से इनहेल एक्सहेल करते हैं तो धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंगली उनके हार्मोन्स बढ़ते हैं। जब हार्मोन्स बढ़ने शुरू होते हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन, कॉर्टिसोल्स, ये सारे सिक्रेट करते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो वो सिक्रेट्स करते हैं। तो जब वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं तो हम बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होते हैं, और जो ब्रेथ होती है, ब्रेथ के अकॉर्डिंगली ही हार्मोन सिक्रेट करते हैं। कहने का मतलब, अगर आप ब्रीदिंग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर होने वाले जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह के हाइपर होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो नहीं आते, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिस वजह से वो सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगी कि YouTube में जो प्रैक्टिस कराते तो प्लीज प्रेग्नेंट लेडीज उसको ना करें, क्योंकि अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको 8th मंथ में या 7th मंथ में आपको सर्वांगासन मिलेगा, मतलब सर नीचे पैर ऊपर, कई बार वृश्चिकासन भी मिल जाता है। मैंने भी देखा, मैं खुद हैरान हो गई कि यार ये हो कैसे रहा है। देखिए ऐसे में क्या होता है, आपको नहीं पता वो किसने किया। लोग फेक बेबी बम्प लगा के भी करते हैं, कुछ अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बेचने के लिए वो फेक बेबी बम्प लगाकर ऐसे आसन कर देते हैं। तो लोगों को लगता है, अब जब गूगल पे आते हैं तो गूगल पे आप प्रेगनेंसी डालोगे, प्रेगनेंसी आसन डालोगे तो सारे आसन निकल के आ जाते हैं। तो लोग फिर इसको ट्राई करने की भी कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल गलत है, जिसमें बेबी बैग बर्स्ट होने के चांसेस है, मम्मा की भी लाइफ को खतरा है और बेबी की लाइफ को भी खतरा है। तो ऐसी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, होलसोल में बस मैं इतना कहना चाहती हूं कि प्रेगनेंसी को एक बहुत अच्छा फेज होता है, इसमें बहुत से मिथ्स भी होते हैं, तो प्लीज टेक इट एज अ हैप्पी पीरियड, ठीक है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स मत करिए, क्योंकि प्रेगनेंसी एक्सपेरिमेंट का पीरियड नहीं है, प्रेगनेंसी एंजॉय करने का पीरियड है। मैं एक्सपेरिमेंट उस चीजों के लिए बोल रही हूँ, लाइक लोगों को लगता है हम आज ये जुम्बा भी ट्राई करते हैं, ये भी करते हैं, और आजकल तो प्रेगनेंसी की पिलाटेस भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और प्रेगनेंसी जुम्बा के अंदर प्रेगनेंसी जुम्बा एंड वो क्या कहते हैं, बैले भी डांस हो रहा है प्रेगनेंसी के अंदर। तो देखिए जो लोग ये कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत लंबा होता है।
तो मैं उनको बोलूँगी, अगर कोई ऐसा प्रेग्नेंट लेडी प्लान कर रही है कि मुझे हाँ इस तरीके से करना है, तो प्लीज़ प्रेगनेंसी से पहले अगर आपने प्लान कर रखा है कि मुझे जुम्बा करना है प्रेगनेंसी में, तो पहले से ही जुम्बा की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? फिर उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि जुम्बा में जो वर्कआउट होता है तो नीज हील्स पे ज़्यादा काम करते हैं, जिसका बहुत बुरा इफेक्ट आता है घुटनों पे, नीज डैमेज हो जाते हैं। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मेरे इंस्टीट्यूट की ट्रेनर हैं, तो वो जुम्बा में थी पहले, वो छोड़ के अब योगा टीचर बनी है, उनके साथ यही प्रॉब्लम आई है। तो इस तरीके से मैं बोलूँगी, वर्कआउट करिए, सेंसिबल तरीके से करिए और अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। और जो जो मैंने बताया एक टॉपिक प्रेगनेंसी का, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। अगर आप लेट प्रेगनेंसी में जा रहे हैं या मिसकैरेजेस की ज़्यादा हिस्ट्री आ रही है, तो प्लीज़ बैलेंस डाइट अपनी यूज़ करिए, प्रॉपर योग ध्यान करिए, मेडिटेशंस करिए, तो इसमें इसके चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। एंड ये आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। और और मैं दोबारा से अपील करना चाहूँगी सबसे कि जो हमारा गर्भ संस्कार जो हम शुरू करने वाले हैं ये प्रोग्राम, इसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमारे पेज पर आकर अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, जो इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं। ये प्रोग्राम प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए शुरू हो रहा है, नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए शुरू हो रहा है, और कुछ टाइम के बाद हम इसमें ट्रेनर्स भी रेडी करेंगे, ये गर्भ संस्कार के ट्रेनर्स भी रेडी करेंगे जो गर्भ संस्कार सिखाएंगे। तो इसके अंदर ज़रूर, और देखिए जो ट्रेनर्स बनेंगे उनके लिए साइंस बैकग्राउंड का होना मैंडेटरी है, कि साइंस नहीं तो अगर योगा के फील्ड से आ रहे हैं तो किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए कि रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का, कि हाँ इतने टाइम से वो वहाँ पे योगा करा रहे हैं और कर रहे हैं। तो हम सिर्फ ऐसे लोगों को कंसीडर करेंगे इसके अंदर। फ्रेशर्स को, हम जो फ्रेश बच्चे हैं, अभी अभी मास्टर्स कंप्लीट करी है और सीधे आकर और नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं और वो गर्भ संस्कार का कोर्स करेंगे, तो हम उनको नहीं लेंगे इसके अंदर। चलिए, एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना, काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनका नाम है बलरावल, थैंक यू बलराज जी, थैंक यू सो मच इतना। एंड मंजीत कौर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सब आए। लिप्सा, थैंक यू सो मच लिप्सा डायरेक्ट उड़ीसा से इन्होंने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। रश्मि जी, विजया श्रीवास्तवा जी, अमित वार्सनाय जी, थैंक यू सो मच। अंजू त्यागी जी एंड गीता सचदेवा जी, प्रियंका पांडे जी, थैंक यू सो मच। मीनाक्षी कौशिक जी, संदीप जी, अविनाश ग्रोवर, इंद्रजीत जी, नारायण जी, अंकिता, थैंक यू सो मच। मंजुला जी, व्यूअर्स, देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे सुना, और मेरी आप सबसे बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी कि देखिए हम इस पे कुछ ना कुछ नई से नई सीरीज़ करने की तैयारी करते रहते, तो प्लीज़ आप सबके फीडबैक बहुत ज़रूरी हैं। अब आने वाले टाइम में हम अपने पेज पर थोड़े थोड़े टिप्स भी डालना शुरू करेंगे, जिसमें आपको अवेयर किया जाएगा, लेटेस्ट जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके बारे में बताया जाएगा, डूज एंड डोंट्स बताए जाएंगे। और हमारा जो कोर्स चलता है प्रेगनेंसी योगा का, तो प्रेगनेंसी योगा के हमारे कुछ ट्रेनर्स हैं जो सर्टिफाइड हो गए हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हमें अपना एक्सपीरियंस भेजते हैं, जिसको हम अपने पेज के साथ शेयर करते हैं। एंड यही मेरी आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग हमें इसमें अप्रिशिएट करेंगे, और हमारी जो भी, अगर आपको ज़रूरी नहीं है अच्छा फीडबैक चाहिए, इतना ज़रूरी नहीं है, क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हमें इम्प्रूवमेंट का चांस मिलेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छे से नहीं हुआ है, या आप अपने हिसाब से कुछ उसमें चेंजेस चाहते हैं, तो डेफिनेटली फील फ्री टू राइट, लिखिए उसके अंदर ओपनली, हम अपनी करेक्शंस जो भी हम उसमें करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। और जो आपको टॉपिक्स चाहिए, पहले काफ़ी लोगों ने टॉपिक्स भेजे हमने उससे रिलेटेड, लाइक पीसीओडी, मेनोपॉज, एक ने लैंग्वेज पे बोला, संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर आप कुछ लेक्चर रखे, तो हमने उस पर भी लेक्चर किया, अपनी तरफ से बेस्ट स्पीकर्स लाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा कुछ आप सुनना चाहते हो तो डेफिनेटली हमें लिखिए,
हम उसमें ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच दिलमाया, सुमी, भरत कपूर, थैंक यू सो मच, पारुल सक्सेना, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, नमस्कार।